how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 13th chapter of class 8, which is about crop production and management. Okay, let's start the chapter. So, food is a main source of energy for all living things. Plants are autotrophs as they can make their own food, whereas all other organisms are heterotrophs as they depend upon plants for food. Ancient humans hunted animals and gathered plant products for their consumption. And during this process, they came across the ability of seeds to grow into plants. Afterwards, this resulted in their settlements at one place and this further led to the practice of producing crops. So food क्या है? फूड ऑलमोस्ट हर एक लिविंग बीइंग के लिए मेल एनर्जी सोर्स होता है. प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बिकॉज वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं बिकॉज ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. सो एशियन टाइम पे पहले टाइम पे ह्यूमन बींग्स क्या करते थे? एनिमल्स को हंट करते थे एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को गैदर किया जाता था अपने कंजम्पशन के लिए. अब इस प्रोसेस में धीरे धीरे उन्होंने क्या एक एबिलिटी को डेवलप किया जिसमें उन्होंने क्या सीखा कि सीड्स को ग्रो किया जाता है टू प्लांट्स. उसके बाद इसके थ्रू क्या हो गया? उनका एक सेटलमेंट होने लगा एक पर्टिकुलर प्लेस में एंड धीरे धीरे क्या उनके पास एक एबिलिटी या उन्होंने एक प्रैक्टिस को डेवलप कर लिया ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स. सो ये जो प्रैक्टिस होती है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, एनिमल्स को रियर किया जाता है फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एंड वो प्लांट्स जो एक लार्ज स्केल पे ग्रो किए जाते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और यूज, दैट इज कॉल्ड क्रॉप्स. ओके. So a branch of agriculture that deals with the cultivation of fruit, vegetable, flowers and ornamental plant is known as horticulture. एक ऐसी ब्रांच एग्रीकल्चर की जो कि डील करती है with the cultivation of fruits, vegetables, flowers and ornamental plant, that is known as horticulture. Okay. See. So due to increase in human population, तो जैसे कि human population आपकी काफी इंक्रीज हो रही है, सो जो डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो भी इंक्रीज होती है एंड एक लार्ज स्केल पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी. सो इसके थ्रू क्या हुआ? एक नीड अराइज हुई फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव मेजर्स सो दैट वी कैन इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड स्टोरेज. ओके. सो क्रॉप बेस्ड ऑन पर्पस. अब वो क्रॉप्स जो पर्पस बेस्ड होते हैं. सो क्रॉप्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दे ईट. ओके. सो क्रॉप्स जिनको हम फूड पर्पस के लिए ग्रो करते हैं उनको फूड क्रॉप्स कहा जाता है, फॉर एग्जांपल सीरियल एंड पल्सेस. लेकिन वो क्रॉप्स जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है दे आर नोन एज कैश क्रॉप्स. ओके. सो जितने भी फाइबर क्रॉप्स होते हैं लाइक कॉटन, जूट, रबर, शुगर केन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कैश क्रॉप्स. सो सीरियल्स में आपका बीट, राइस, मेज, बार्ले, ओट्स एंड बाजरा ये सब इंक्लूडेड होते हैं. पल्सेस में आपको इंक्लूड किया जाता है ग्राम, सोयाबीन, पीज, लेंटिल्स, मूंग एंड अरहर. देन वी हैव फ्रूट्स. फ्रूट्स में आपके प्लम, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, गुआवा, पपाया एक्सेट्रा. वेजिटेबल्स में अनियन, पोटैटो, स्पिनच, टोमेटो, कैबेज, रेडिश, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा. स्पाइसेस के एग्जांपल है टर्मरिक, जिंजर, क्लोव, कोरिएंडर, कार्डेमन, पेपर, सैफरॉन. देन बिवरेजेस में टी, कॉफी एंड कोको इंक्लूड किया जाता है. शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं आपके शुगर केन एंड शुगर बीट. ओके. देन मेडिसिनल प्लांट्स में मिंट, डेडली नाइटशेड, बेलेडोना, किनकोना, ईसाबुगल, ओपियम, पॉपी, रोज एक्सेट्रा. फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, फ्लेक्स, हैम एक्सेट्रा. एंड फिम्बर प्लांट्स में टीक, ओक, मेहगनी, शीशम एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी कम टू क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन. सो अब वो क्रॉप जो सीजन बेस्ड होते हैं. सो क्रॉप्स को क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू द सीजन इन विच दे आर ग्रो. नंबर 1 राबी क्रॉप्स. सो वो क्रॉप्स जो आपके नवंबर में सो किए जाते हैं एंड अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है, दे आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. ये क्रॉप्स आपके मॉनसून रेन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम एंड पी. देन वी हैव खारिफ क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स आपके जून मंथ में सो किए जाते हैं, अक्टूबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं एंड ये क्रॉप्स हमारे मॉनसून रेन के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर देयर ग्रो. एग्जांपल राइस, मेज, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स. नेक्स्ट में कम टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. जब हम क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं उसमें सेवरल टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज होती हैं जो फार्मर को अंडरटेक करनी पड़ती है जब क्रॉप्स को सो किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है. सो ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एंड इन सभी एक्टिविटीज को कलेक्टिवली कहा जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एंड कॉमन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैव बीन लिस्टेड बिलो. नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. Second is selection and sowing of seed. Okay, then we have addition of manure and fertilizer. After that, irrigation, that is watering of crops. Then protection of crops from weeds and pests, harvesting, threshing and winnowing. And after that, storing the produce. So first of all, we have to discuss about preparation of soil.
सबसे पहले प्लांट्स को क्या वाटर एंड जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है दोनों की रिक्वायरमेट होती है अपनी ग्रोथ के लिए, एंड ये दोनों ही चीज़ों ने किससे मिलती है, सॉइल से मिलती है। सॉइल क्या एंकरेज भी यानी कि होल्ड सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, बिकॉज रूट्स जो होती है प्लांट्स की वो प्लांट्स को बाइंड करके रखते हैं सॉइल पार्टिकल्स के साथ। सो इस तरीके से राइट काइंड ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। सो प्रोइंग एंड लेवलिंग कुछ टेक्निक्स है जिनको यूज किया जाता है सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए बिफोर द सीड्स आर सो। नंबर 1, प्लोइंग। प्लोइंग किया जाता है क्या, आपकी सॉइल को लूज एंड टर्न करने के लिए एंड उसको एडिशन प्रोवाइड करने के लिए, जिसकी वजह से रूट्स इजीली पेनिट्रेट कर पाती हैं एंड देन वी कैन रिमूव द वीड्स आल्सो इजीली। सो ट्रेडिशनली यानी कि पहले जो था वो प्लोइंग आपका एक वुडन प्लो के थ्रू किया जाता था। इसमें एक लॉन्ग वुडन रॉड होती थी जिसको हम प्लो शाफ्ट कहते थे, एंड शाफ्ट के एक एंड पे हैंडल हुआ करता था जबकि दूसरा एंड बीम के साथ अटैच होता था जिसको हम एनिमल्स की नेक पे रखते थे एंड वो उस प्लो को पुल करते थे। सो प्लो के अंदर एक पार्ट था जिसको प्लो शेयर कहते थे एंड उस पर एक आयरन स्ट्रिप होती थी जो कि सॉइल को डिग करते में चलती थी एंड उसको लूज करती थी जैसे जैसे एनिमल्स उस पुल को उस प्लो को पुल करते थे। लेकिन आज के टाइम पे फ्लोइंग करी जाती है कुछ इम्प्लीमेंट्स का यूज करके, लाइक कल्टीवेटर्स जो कि ट्रैक्टर्स के थ्रू ड्राइव किए जाते हैं या टिलर्स के थ्रू, एंड मॉडर्न टेक्निक जो काफी टाइम एंड एफर्ट सेव करती है फॉर द फार्मर्स। नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। अब प्लोइंग क्यों करी जाती है, उसके क्या एडवांटेजेस है। सो प्लोइंग के थ्रू जो सॉइल पार्टिकल्स है वो लूज हो जाता है जिसकी वजह से रूट्स की ग्रोथ इजीली होती है। देन प्लोइंग क्या है, प्लोइंग सॉइल को एडिशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से रूट्स इजीली रेस्पायर कर सकती है एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है टू सपोर्ट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देन प्लोइंग सॉइल को टर्न करती है एंड उसका जो मिनरल रिच ह्यूमस है उसको हेल्प करते हैं टू गेट मिक्स विद द सॉइल। इस तरीके से जो ह्यूमस है वो एक्सेसिबल हो जाता है रूट्स के लिए इजीली। प्लोइंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी अलाउ करती है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का। देन जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो भी क्या हेल्प होती है टू ब्रिंग अप टू द टॉप फॉर प्लांट यूज, एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स का रिमूवल होता है प्लोइंग के थ्रू जिनका बीज कहते हो, एंड ये हेल्प करती है सॉइल को टू रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। देन नेक्स्ट वी हैव लेबलिंग। सो जब फील्ड की प्लोइंग होती है उसके बाद जो सरफेस है फील्ड का वो आपका रफ हो जाता है जिस जो आपके वाटर के सर्कुलेशन को क्या करता है, डिस्टर्ब कर सकता है एट द टाइम ऑफ इरिगेशन एंड सोइंग द सीड्स एज इक्वल डेप्थ। सो इसकी वजह से क्रम्स का फॉर्मेशन होता है यानी कि बड़े बड़े लंप बन जाते हैं सॉइल के। तो इसमें क्या किया जाता है, लंप को ब्रोक किया जाता है यानी कि ब्रेक किया जाता है, क्रश किया जाता है एक वुडन प्लैंक का यूज करके या आयरन प्लैंक का यूज करके विच आर कॉल्ड लेवलर्स। इससे सॉइल को लेवल किया जाता है एंड इस प्रैक्टिस को कहा जाता है लेवलिंग। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग के थ्रू वाटर एंड फर्टिलाइजर्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द सॉइल एंड लैंड। ये मॉइस्चर के लॉस को रिड्यूस करता है एंड सॉइल इरोजन भी रिड्यूस करता है। आफ्टर दैट सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। तो सीड्स को क्या केयरफुली सेलेक्ट करना बिफोर दे आर सोड इनटू द फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सीड्स आपकी गुड क्वालिटी की, हेल्दी एंड डिजीज फ्री होनी चाहिए। एंड जब हम सीड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं सो इनको क्या करना पड़ता है, उसके बाद फील्ड में सो करना पड़ता है। सोइंग क्या है, सोइंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम सीड्स को प्लांट करते हैं प्रिपेयर सॉइल में, एंड डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं सीड्स को सो करने के लिए, लाइक ब्रॉडकास्टिंग यूजिंग सीड ड्रिल्स एंड ट्रांसप्लांटेशन। सो नंबर 1 इज ब्रॉडकास्टिंग जहाँ पे मैनुअल सोइंग करी जाती है। ओके, सो ये एक पुराना मेथड है सीड्स को सो करने का जहाँ पे सीड्स को इजीली इस तरीके से हैंड से काटर यानी कि फैला दिया जाता है। ये मेथड एक डिसएडवांटेज है कि सीड्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं एंड सरफेस से बहुत क्लोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। सो क्योंकि सीड्स सॉइल से कवर्ड होते हैं लेकिन ये अनइवन स्पेसिंग की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती। देन यूजिंग अ सीड ड्रिल। आज के टाइम पे सीड ड्रिल का यूज किया जाता है सोइंग पर्पस के लिए विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर लाइक दिस दे हैव शोन इन द फिगर। ये मेथड काफी क्विक है एंड एक बेटर वे है ऑफ सोइंग सीड। सीड ड्रिल एक फनल शेप बाउल होता है जो कि एक लॉन्ग ट्यूब की सीरीज का कनेक्ट होता है जिनके नैरो होल्स होते हैं। सीड्स को फनल में क्या करा जाता है, पहले डाला जाता है एंड जब प्लो क्या करता है सॉइल में फुरो बनाता है, सीड्स क्या सॉइल में डिपॉजिट हो जाती है बाय द ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या करेगा, सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे सो करता है एंड एक प्रॉपर डेप्थ में, जिसके थ्रू सीड्स को हेल्प मिलती है टू गेट कवर्ड बाय द सॉइल प्रॉपरली एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सो जब हमें सीड ड्रिल के थ्रू सोइंग करते हैं इससे हमारा टाइम एंड लेबर दोनों सेव होते हैं।
देन वी हैव ट्रांसप्लांटेशन। सो राइस, टोमेटो, चिली, अनियन एंड ब्रिंजल की जो सीड्स है उनको डायरेक्टली प्लांट नहीं किया जाता है। इनको सबसे पहले सीड बेड में प्लांट किया जाता है जिसको नर्सरीज कहते हैं। एंड जब ये सीडलिंग्स बन जाती हैं उसके बाद इनको ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसप्लांट किया जाता है इनटू द फील्ड। एंड ये जो टेक्निक है प्लांट को मूव करने की फ्रॉम वन लोकेशन टू दी अनदर, ओके, इसको ट्रांसप्लांटेशन कहता है। ये मेथड हेल्प करता है फार्मर्स को कि इसके थ्रू फार्मर्स केवल हेल्दी सीडलिंग्स को सिलेक्ट करे एंड अपने क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो सभी प्लांट्स को एक सफिशिएंट सप्लाई चाहिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स का अपने प्रॉपर ग्रोथ के लिए। एंड सॉइल जो है ओनली सोर्स है जहाँ से प्लांट्स को सभी मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। सो जब कंटिन्यूस लेवल पे हम कल्टीवेशन करते हैं एक पैच ऑफ लैंड पे, इससे वो जो सॉइल है वो डेफिशिएंट, उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। इस केस में जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स का ऐड होना जरूरी होता है जिसको मैन्योरिंग कहा जाता है। मैन्योरिंग क्या करता है, मिनरल कंटेंट जो है सॉइल का उसको बिल्डअप करता है फॉर द हेल्दी ग्रो ऑफ द क्रॉप। सो व्हाट आर मैन्योर्स? मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो हमें डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज से मिलते हैं। ग्रीन मैन्योर को क्रॉप से बनाया जाता है जो कि स्पेशली ग्रो करते हैं टू बी प्लोट इन द सॉइल बाय स्टिल ग्रीन। ये प्लांट्स के अंदर लेग्यूम्स, राई ग्रास, फेनिब्रिक एक्सेट्रा ये सब होते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं। कंपोस्ट जो कि कॉमनली यूज मैन्योर है जिसको एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वेस्ट से प्रिपेयर किया जाता है। ये वेस्टेज को हम क्या करते हैं, पिट यानी कि गड्ढा खोदते हैं उसके अंदर बरी कर देते हैं 3 to 6 मंथ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद इन्हें बाहर निकाला जाता है एंड फील्ड में स्प्रिंकल किया जाता है। लेकिन इस कंपोस्ट को यूज करने का डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो होती है इन एक्शन। एंड जो फार्म बेस का डिकम्पोजिशन होता है काफी टाइम लेता है बिफोर इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड फॉर्म टू द प्लांट। सो वैसे तो कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैटर में काफी रिच है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम ये इनमें प्रेजेंट इतने खास अमाउंट में नहीं होते थे। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर? मैन्योर यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इसको बैक्टीरिया या फंगाई जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है उसके एक्शन के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है इजीली। देन ये क्या करता है, केमिकल एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। मैन्योर यूज करने से जो सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अफेक्ट नहीं होती, लाइक पीएच वैल्यू एक्सेट्रा। मैन्योर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो सॉइल की होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। ओके, मैन्योर सॉइल को पोरस बनाता है जिसकी वजह से गैसेस का जो एक्सचेंज है वो इजी हो जाता है। मैन्योर नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है एंड सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। आफ्टर दैट वी हैव फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस है जिनमें वन और मोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। फार्मर्स जनरली क्या इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को प्रेफर करते हैं, लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, नाइट्रोफोस्फेट एक्सेट्रा। एनपीके फर्टिलाइजर मोस्टली यूज किए जाते हैं बिकॉज ये रिच होता है इन नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन अगर इनको ओवर यूज कर दिया जाता है तो फार्मर्स सॉइल को हार्म करते हैं बाय मेकिंग इट पोरस। सो फर्टिलाइजर्स उसी दूसरी जगह अगर फर्टिलाइजर्स वॉश हो जाता है इनटू द वाटर बॉडीज, तो ये वहाँ एक्वेटिक एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है बिकॉज दे आर केमिकल सब्सटेंसेस। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सो फर्टिलाइजर्स इजी टू स्टोर एंड हैंडल होती हैं, एंड क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है सो इनको इजीली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन एनहांस हो जाता है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सो मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सॉइल को रिप्लेनिश करता है विद द न्यूट्रिएंट्स, एंड फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंसेस है जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं बाय एडिंग रिक्वायर्ड मिनरल्स इनटू द सॉइल। देन मैन्योर क्लीन होता है, सॉइल को पोल्यूट नहीं करता, लेकिन फर्टिलाइजर्स को ओवर यूज होने से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है, सॉइल टॉक्सिक हो सकते हैं। मैन्योर काफी अच्छा खासा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को। मैन्योर फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, फर्टिलाइजर्स फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करते फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, फर्टिलाइजर्स काफी रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर्स का जो स्टोरेज है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फर्टिलाइजर्स को इजीली स्टोर किया जा सकता है अगर आप उन्हें मॉइस्चर से दूर रखते हैं। मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव नेचुरल मेथड्स फॉर रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश करने के लिए कुछ नेचुरल मेथड्स हैं। सो फर्टाइल सॉइल जो है वन ऑफ द फाउंडेशन है ऑफ अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव गार्डन। ये स्ट्रक्चर मिनरल एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करती है, डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है टू द प्लांट रूट्स। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस
प्लांटेशन होगा क्रॉप्स का एक फील्ड पे, उससे सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। प्लांट्स क्योंकि सॉइल के सभी न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन होने लगती है एंड एज अ रिजल्ट सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इसलिए फार्मर्स को डिफरेंट मेथड्स का यूज करना चाहिए सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए एंड जो वो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स उनको रिप्लेस करने के लिए। एंड दीज मेथड्स हैव बीन गिवन टू यू। नंबर 1, कीपिंग द फील्ड फेलो। ओके, फील्ड को फेलो रखना, ये इजी मेथड है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का। कैसे? इसमें लैंड को क्या खाली छोड़ दिया जाता है विदाउट फार्मिंग फॉर अ फ्यू सीजन। अब इस प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिप्लेनिश हो जाता है सॉइल में, क्या करके? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करके। आफ्टर दैट क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में एक मेथड है जहाँ पे हम 2 और मोर क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली एक सेम लैंड पे ग्रो करते हैं सेम सीजन में। फॉर एग्जांपल, जो हमने एक सीजन वीट ग्रो कर लिया एंड एक लेग्यूम क्रॉप लाइक पीस, ग्राम या ग्राउंडनट को आप सेम लैंड पे इसके बाद ग्रो कर रही। सो ये जो रूट्स होती है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड राइजोबियम प्रेजेंट होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, जिसको इजीली प्लांट्स यूज कर सकते हैं एंड फिर ये सॉइल रेडी हो जाती है फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। देन वी हैव मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें 2 और मोर क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ एक ही फील्ड में ग्रो किया जाता है। अब ये क्रॉप सिलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर क्रॉप। सो कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे कि पी या बीन या कोई सीरियल क्रॉप जैसे कि व्हीट एंड राइस, इनको एक साथ ही सेम फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल। ठीक है, जब वाटर की सप्लाई की जाती है क्रॉप्स को एक अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड के अंदर, उसे इरिगेशन कहते हैं। इंडियन फार्मर्स मेनली रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे रिवर सोर्स भी है वाटर सप्लाई के लिए एंड कुछ और भी सोर्सेज है वाटर के फॉर इरिगेशन, दैट इज वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, डैम एंड कैनाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आपके लेस एफिशिएंट होते हैं लेकिन चीपर होते हैं देन मॉडर्न मेथड्स। सो इनमें से कुछ मेथड्स है लाइक पुली सिस्टम, चेन पंप, राहत, धेकली। लेकिन आज के टाइम पे ये ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस कर दिया गया है बाय पंप सेट, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी या डीजल रिक्वायरमेंट होती है टू फंक्शन। ओके, सो व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स? मोट, चेन पंप, राहत विच इज लीवर सिस्टम एंड धेकली। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में आपका इंक्लूड किया जाता है स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन पाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्प्रिंकलर सिस्टम। अब इस मेथड में वाटर को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सिस्टमैटिकली। कैसे? एक सेट होता है परपेंडिकुलर पाइप्स का, जिनमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं उनके टॉप पे, उसको सेट किया जाता है एंड वाटर को पंप किया जाता है। ये मेथड उन प्लेसेस पे काफी इफेक्टिव है जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ वाटर। देन वी हैव ड्रिप सिस्टम, ये इसको हम माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं। इसमें बिल्कुल भी वाटर जो है बेस नहीं होता, बिकॉज इसके थ्रू वाटर बहुत ही स्लोली ड्रिप किया जाता है टू द रूट ऑफ द प्लांट्स एंड ये बेस्ट मेथड है इरिगेशन का फॉर गार्डन्स, ट्रीज एंड फ्रूट प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम वीज। अब एक फील्ड में प्लांट्स जो अदर देन क्रॉप प्लांट्स होता है वो भी ग्रो कर जाता है खुद से एंड इनको वीड्स कहा जाता है। कुछ कॉमनली फाउल वीड्स जो एक फील्ड में होते हैं, दैट इज प्लांट लाइक वाइल्ड ओट, चेनोपोडियम, परथेनियम, एंथ्रेनस एंड वाइल्ड ग्रास। सो ये जो रिमूवल होता है अनवांटेड प्लांट्स का यानी कि बीड्स का फ्रॉम द फील्ड इन विच क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन, दिस मेथड इज कॉल्ड बीडिंग एंड बीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स क्या करते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके साथ कॉम्पीट करते हैं फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, एयर एंड लाइट एंड इस तरीके से वो क्रॉप प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। कुछ बीज तो इंटरफेयर करते हैं इवन इन हार्वेस्टिंग एंड पॉइजनस हो सकते हैं फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। सो जो बेस्ट टाइम है वीड्स के रिमूवल का, इट इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। इससे पहले कि बीज फ्लावर एंड सीड्स को प्रोड्यूस करें, इससे पहले इन्हें हमें रिमूव कर देना चाहिए फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। ओके, सो क्या क्या मेथड्स है वीड रिमूवल के? नंबर 1, मैनुअल वीडिंग। सो मैनुअल रिमूवल में क्या फिजिकल रिमूवल बीड्स कैसे किया जाता है? या तो उनको अपरूट ऐसे उखाड़ देते हैं या उनको कट कर देते हैं क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको हम करते हैं खुरपी, हैरो या हैंड फोक के थ्रू एंड एक सीड ड्रिल भी यूज करी जा सकती है वीड्स को अपरूट करने के लिए। देन वी हैव वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स आपके केमिकल्स होते हैं जो कि वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप्स। ओके, कुछ कॉमनली यूज्ड वीडीसाइड्स है जिनमें आपका 2,4,2 या 4D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, MCPA, विच इज 2-methyl 4-chloro-1-phenoxy एसिटिक एसिड, डेलापॉन एक्सेट्रा। अब ये क्या है, क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते एंड वीडीसाइड्स को वाटर के साथ डिल्यूट किया जाता है टू द एक्सटेंट विच इज रिक्वायर्ड एंड देन इनको स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड में विद अ स्प्रेयर।
वीडीसाइड बीज को किल करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो ये क्रॉप के लीव सरफेस पे भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसीलिए ये हमेशा एडवाइस दी जाती है कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को प्रॉपरली वॉश किया जाना चाहिए बिफोर दे आर कंज्यूम। सो वीडीसाइड्स का जो यूज़ होता है ये एक फार्मर्स की हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, इसलिए इन केमिकल्स को बहुत ही केयरफुली वॉश करना चाहिए। ये जब यूज़ करना चाहिए एंड यूजुअली जब फार्मर्स इनको यूज़ करते हैं सो वो अपने नोज़ एंड माउथ को क्या कवर करते हैं विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देन वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। सो क्रॉप्स को हमें क्या वेराइटी ऑफ एनिमल जैसे कि इंसेक्ट विच इज लोकस, टर्माइट एक्सेट्रा एंड रॉडेड लाइक रैट्स, इनसे भी प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है एंड इन सबको क्या कहा जाता है, पेस्ट कहा जाता है। क्रॉप्स को वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अटैक कर सकते हैं, ओके, like bacteria, virus and fungi by causing several diseases. And in diseases से क्या होता है, जो yield production है वो reduce हो जाता है। So there are some chemical substances जिनको पेस्ट को कंट्रोल एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है एंड दे आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। ये केमिकल्स को हम स्प्रेयर के थ्रू स्प्रे कर देते हैं या फिर एक लो लाइंग एयरक्राफ्ट के थ्रू। पेस्टिसाइड्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इंसेक्टिसाइड्स, इनको इंसेक्ट्स किल करने के लिए यूज किया जाता है, एग्जाम्पल डीडीटी एंड बीएचसी। नेक्स्ट इज फंगिसाइड्स, जिनको फंगी डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक सल्फर सॉल्ट एंड कॉपर सॉल्ट। देन नेक्स्ट इज रोडेंटिसाइड, जिनको रोडेंट्स किल करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक वारफेरिन एंड जिंक फोस्फाइट। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। सो पेस्टिसाइड्स के एडवांटेजेस ये हैं कि ये पेस्ट को क्विकली किल करने में हेल्प करते हैं सो दैट फूड प्रोडक्शन एनहांस हो सके, एंड सेकेंडली दे आर इजी टू स्टोर एंड यूज। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स के डिसएडवांटेजेस क्या है? पेस्टिसाइड्स जो है डिट्रीमेंटल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, अनकंसिडरेबल डैमेज प्रोड्यूस करते हैं टू द इकोसिस्टम। दे पोल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल। एंड कुछ पेस्टिसाइड्स का जो यूज है वो रेजिस्टेंस भी डेवलप करता है अमंग द टारगेट पेस्ट, एंड रेजिस्टेंस से पेस्ट कंट्रोल जो है कंसिडरेबली डिफिकल्ट हो जाता है। पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर जो है इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करता है। एंडोक्राइन सिस्टम पर्टिकुलरली आपका सेंसिटिव होता है टू पेस्टिसाइड्स। देन नेक्स्ट वी कम टू हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो जब आपके एक बार क्रॉप क्या हो जाता है, प्रॉपर्ली मेच्योर हो जाते हैं, अब उनको कट किया जाता है मेल प्लांट से एंड ग्रेस को कलेक्ट करा जाता है क्रॉप से, एंड जो वेस्ट है उसको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम देम। सो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में 3 स्टेप्स है। नंबर 1 हार्वेस्टिंग। सो मेच्योर क्रॉप को कट करने का प्रोसेस टू गेट द ग्रेन, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। एंड हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स को क्या पुल आउट किया जाता है या कट किया जाता है क्लोज टू द ग्राउंड। यूजुअली 3 to 4 मंथ का टाइम उसमें लगता है एक सीरियल क्रॉप को मेच्योर होने में। हार्वेस्टिंग को मैनुअली भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिकल। सिकल एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज अ सिकल विद आई हैव शोन यू इन दिस फिगर, ओके। सो सिकल एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी जो एज होती है काफी शार्प सेरेटेड होती है, मेटल की ब्लेड होती है जो कि एक वुडन हैंडल के साथ अटैच होती है, एंड इसको आप चाहो तो एक मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं विच इज नोन एज हार्वेस्टर। आफ्टर दैट थ्रेशिंग। अब ग्रेन्स को सेपरेट करने का प्रोसेस फ्रॉम द स्ट्रॉ एंड शाफ, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग, एंड इसको एक मशीन के थ्रू हम कर सकते हैं विच इज कॉल्ड कंबाइन, जो कि एक कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर का फॉर्म होता है। नेक्स्ट वी हैव विनोइंग। विनोइंग में फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, जिनके पास छोटी जमीन होती है, वो ग्रेस का सेपरेशन करते हैं शाफ का एक प्रोसेस के थ्रू विच इज कॉल्ड विनोइंग। एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्रेन को एक हाइट में ग्रेन एंड शार्प का जो मिक्सचर होता है इसको एक हाइट से ऐसे नीचे की तरफ गिराया जाता है, एंड जब नीचे आपका वो सारा मिक्सचर फॉल करता है, क्योंकि जो शार्प है लाइटर होता है वेट में, तो वो एयर की डायरेक्शन में या विंड के फोर्स की वजह से थोड़ा सेपरेट जाके एक कीप बना लेता है, एंड क्योंकि ग्रेस हैवी होते हैं दे ऑल फॉल डाउन स्ट्रेट वर्टिकली टू द पेन, so which allows the lighter substances to fly away leaving the heavier grains which fall onto the ground. Then next we have storage of crops. So after all the hard work, सारे हार्ड वर्क के बाद अगर क्रॉप्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, सो इससे काफ़ी ह्यूज लॉस होता है फार्मर का। सो स्टोरेज का पर्पस क्या है कि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम द एनिमल्स, फॉर एग्जांपल रैट, स्क्विरल, बर्ड, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टोरेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्रॉप्स को क्या हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है काफ़ी प्लेसेस पे विदाउट बीइंग स्पॉइल्ड, एंड इसीलिए स्टोर हाउसेज जो है वो आपके केमिकल फैक्ट्रीज एंड गार्बेज ड्रम से दूर होते हैं। एंड इंसेक्ट एंड रोडेंट को प्रिवेंट करने के लिए कि वो स्टोर हाउस में एंटर ना करें, सो क्रैक एंड होल जो है उस वॉल एंड सीलिंग में उनको प्रॉपर्ली सील किया जाता है। स्टोरेज एरिया आपका फ्री ऑफ डस्ट होना चाहिए, डर्ट एंड जर्म से फ्री होना चाहिए, एंड जो ये प्रोसेस है जहाँ पे फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है एट रूम टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड ड्राई स्टोरेज। फूड ग्रेन्स को ग्रैंडीज एंड सिलोज में भी स्टोर किया जाता है।
ग्रेन्स को पहले प्रॉपरली सन ड्राई किया जाता है सो दैट उसमें से जो जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाए। एंड उसके साथ साथ हम फ्यूमिगेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिनको जो हेल्प करते हैं पेस्ट को किल करने में विदाउट अफेक्टिंग द स्टोर्ड फूड ग्रेन। वेजिटेबल जो है वो आपके काफ़ी कुछ ही दिनों में स्पॉइल हो जाती है, इसीलिए उनको रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेज में या कंटेनर में रखना ज़रूरी होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। देन वी कम टू एनिमल्स विच इज़ अ सोर्स ऑफ फूड। सो एनिमल्स भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का फॉर अस लाइक प्लांट। क्रॉप प्रोडक्शन की तरह ही हमें एनिमल्स को भी केयरफुली रेज करना पड़ता है सो दैट हम उन्हें उनसे फूड ड्राइव कर सकें। एनिमल्स को जो लार्ज स्केल पे रियर किया जाता है टू प्रोड्यूस फूड एंड ये जो लार्ज स्केल रियरिंग केयरिंग एंड ब्रीडिंग होती है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की फॉर फूड एंड फूड प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल्स को डिफरेंट पर्पस के लिए रेज किया जाता है अंडर एनिमल हस्बेंड्री एंड उन एनिमल्स को लाइव स्टॉक कहते हैं। सो लेट अस नो अबाउट द फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। नंबर 1 मिल्क। सो एनिमल्स जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं उनको डेयरी एनिमल्स या मिल्च एनिमल्स कहा जाता है। काउ एंड बफलोज आपके मेन मिल्च एनिमल्स हैं। कुछ और भी एनिमल्स है जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं लाइक गोट एंड कैमल। एंड इन एनिमल्स का जो मिल्क है इनको यूज किया जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए लाइक घी, बटर, कर्ड एंड चीज। देन वी हैव मीट। सो एनिमल्स जो मीट प्रोड्यूस करते हैं हमारे यूज के लिए दे आर मेनली गोट, चिकन एंड फिश। एंड कुछ और भी सोर्सेज है मीट के फॉर ह्यूमंस लाइक शीप, प्रॉन्स, श्रिम्प एक्सेट्रा। एग एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है हैन, डक एंड टर्की जिनको आप पोल्ट्री बर्ड्स कहते हो। एंड ये जो प्रैक्टिस है जहाँ पे हम एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को पालते हैं उनको ब्रीड करते हैं दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री। एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आपके रिच सोर्सेज है प्रोटीन्स के। एंड द लास्ट इज हनी। सो वो इंसेक्ट्स जो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं दे आर नोन एज हनी बीज। हनी बीज क्या करते हैं हनी को बी हाइव में स्टोर करते हैं। एंड जो ये रेयरिंग होती है हनी बीज की फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हनी दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class and take care and thanks to everyone.